नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य तथा दूसरा चैप्टर मानव तंत्र। आज हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा चैप्टर आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। जो ये चैप्टर है ये 4 नंबर का है। मार्क 4 नंबर का है ये जो चैप्टर है, यानी जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से वो 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पाठ की शुरुआत करते हैं आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। यानी कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं यानी कि जाते हैं उन्हें कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। एक होता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, देखिए आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करना आनुवंशिकता कहलाता है। और जो आनुवंशिकता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हेरिडिटी। और जो हेरिडिटी शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? जो हेरिडिटी शब्द है ये दिया गया था स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। यानी आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता को हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी जो शब्द था वो किसके द्वारा दिया गया था? स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं हम आनुवंशिकी की। आनुवंशिकी या जो जेनेटिक्स है इसके बारे में बात करते हैं। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता के नियमों एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। देखो आनुवंशिकी क्या है? यह एक विज्ञान की शाखा है जिसमें आनुवंशिकता के नियमों, जो आनुवंशिकता के जो नियम है उनका एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का, और जो आनुवंशिकता के नियम है वो किन किन के द्वारा प्रभावित होते हैं उन कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं।
अब जो आनुवंशिकी है इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, और जो जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जो जेनेटिक्स शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेटसन। तो बेटसन के द्वारा सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि जो आनुवंशिकी है इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स, और जो जेनेटिक्स शब्द है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी सबसे पहले प्रयोग बेटसन के द्वारा किया गया था। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन के द्वारा किया गया था। और जो आनुवंशिकी का जो पिता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी जो सर्वप्रथम मेंडल था, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे, इस कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अब हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, या जो ग्रेगर जॉन मेंडल है इसने जो अपने आनुवंशिकता के जो नियम दिए थे उन्हें आनुवंशिकता के नियम, मेंडल के नियम या मेंडलवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने जो आनुवंशिकता से संबंधित जो नियम दिए थे उन्हें हम मेंडलवाद के भी नाम से भी जानते हैं, मेंडलवाद। तो सबसे पहले हम जो मेंडल है इनका जीवन परिचय देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में मेंडल का जीवन परिचय भी पूछ लिया जाता है। देखते हैं मेंडल का जीवन परिचय। जो मेंडल थे इनका जन्म एक माली परिवार में हुआ था। तो इनका जीवन परिचय देख लेते हैं एक बार। मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल का जीवन परिचय, यानी जो मेंडल थे एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है। देखते हैं मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को। मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को हुआ था। स्थान कौन से स्थान पर हुआ था? स्थान ऑस्ट्रिया के हेंजेनडार्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में। सिलिसियन गांव में, यानी जो मेंडल है उनका जन्म स्थान का है ऑस्ट्रिया के हेंजेनडार्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। यहाँ पर आप मेंडल का जो चित्र है वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में बात करते हैं जो मेंडल थे, मेंडल ने अपनी जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी अपने ही गांव यानी सिलिसियन गांव में की थी। यहीं से इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की थी। यहीं से इन्होंने यानी 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। 1842 ईस्वी में इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। दर्शन शास्त्र की डिग्री कब प्राप्त की? 1842 में। उसके बाद में ये 1843 में ऑस्ट्रिया का एक जगह है, ऑस्ट्रिया में एक ब्रून शहर है, उस शहर में क्या है? एक चर्च है। उस चर्च में क्या बन गए? पादरी बन गए। उसके बाद में यानी सन 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। दर्शन शास्त्र की जो डिग्री है वो 1842 में प्राप्त की। उसके बाद में सन 1843 में ये ऑस्ट्रिया का एक ब्रून शहर है, वहां पर एक चर्च थी। उस चर्च में क्या बन गए? ये पादरी बन गए। चर्च में पादरी बन गए। उसके बाद में यहाँ पर
इस चर्च के अंदर ही क्या था, एक उद्यान था, बहुत बड़ा उद्यान था। इस उद्यान में यानी जो बाकी का समय बचता था, बाकी के समय में मेंडल क्या करते थे, इस उद्यान में प्रयोग करते रहते थे। और प्रयोग किस पर करते थे, मटर के पादप पर। मटर भी कौन सा, उद्यान मटर पर करते थे। ये अपने प्रयोग किस पर करते थे, उद्यान मटर पर। यानी चर्च में क्या था, एक उद्यान था, उस उद्यान में जो मेंडल थे क्या करते थे, उद्यान मटर पर प्रयोग करते रहते थे। वापस से देखते हैं इसको एक बार। इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। कहां हुआ था, ऑस्ट्रिया के हेंजेनडार प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। 1843 में ऑस्ट्रिया का जो ब्रून शहर है, वहां पर एक चर्च में ये पादरी बन गए। और बाकी का जो समय बचता था, वहां पर उस उद्यान में क्या करते थे, जो उद्यान मटर है वहां पर ये प्रयोग करते रहते थे। यहाँ पर ये प्रयोग था, इन्होंने लगभग 7 वर्ष तक किया। यानी जो संकरण के प्रयोग भी कहते हैं मेंडल के, संकरण के प्रयोग। तो जो संकरण प्रयोग है मेंडल के, ये प्रयोग इन्होंने लगभग यहाँ पर 7 वर्ष प्रयोग किए। उसके बाद में जो मेंडल का हम देखते हैं ग्रेगर, मेंडल के नाम में जो ग्रेगर लगता है, तो जो ग्रेगर की जो उपाधि है, मेंडल के नाम में जो ग्रेगर लगता है, जो ग्रेगर की जो उपाधि है, ये इनको मेंडल को चर्च के द्वारा दी गई थी। ग्रेगर की उपाधि से सम्मानित किया गया था चर्च के द्वारा इनको। तो देखिए यहाँ पर जो संकलन के प्रयोग थे, 7 वर्ष तक करते रहे। 7 वर्ष तक करने के बाद इन्होंने 1865 में एक पत्रिका थी। उस पत्रिका का नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस पत्रिका में अपने शोधों को प्रकाशित करवाया। यानी 1865 में मेंडल ने क्या किया, जो मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे संकरण के प्रयोग, उनको एक पत्रिका के पास भेजे। कौन सी पत्रिका के पास, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद इस पत्रिका ने 1866 में मेंडल के नियमों को क्या करवाया, प्रकाशित करवाया। यानी कि 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मेंडल ने क्या भेजे, अपने नियम भेजे। लेकिन पत्रिका ने प्रकाशित कब करवाए नियमों को, 1866 ईस्वी में इन जो मेंडल के नियम थे इनको प्रकाशित करवाया। लेकिन मेंडल को सफलता नहीं मिली। मेंडल को सफलता नहीं मिली, यानी मेंडल यहां पर असफल हो गए। अब हम देखेंगे कि मेंडल असफल क्यों हो गए। उससे पहले देखते हैं, उसके बाद में 6 जनवरी 1884 को एक निराश गुमनाम पादरी के रूप में इस दुनिया से विदा हो गए। यानी 6 जनवरी 1884 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु तक जो मेंडल के नियम थे इनको मान्यता नहीं मिली थी। एक बार हमने जो मेंडल का जीवन परिचय है वो देख लिया है। मेंडल, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मेंडल के नियम थे कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुए, उस पत्रिका का नाम पूछ लेता है। उस पत्रिका का नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अब हम देखते हैं मेंडल सफल क्यों नहीं हो पाया, यानी मेंडल की असफलता के कारण। मेंडल की असफलता के कारण देखते हैं। मेंडल की असफलता के कारण देखिए, मेंडल की असफलता के कारण। मेंडल की असफलता के कारण, मेंडल की असफलता के कारण हम देखते हैं। इसकी असफलता का कारण, मेंडल की असफलता का पहला कारण है
मेंडल के नियम उच्च स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित नहीं हो पाए। यानी जो मेंडल के नियम था, मेंडल के जो नियम है वो उच्च स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित नहीं हो पाए। यानी जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो पत्रिका थी वो उच्च स्तरीय पत्रिका नहीं थी, एक लोकल पत्रिका थी। इस कारण मेंडल के नियम जो ज्ञानी लोग थे उन तक नहीं पहुंच पाए, जिस कारण मेंडल के नियमों को सफलता नहीं मिली। दूसरा देखते हैं इसकी असफलता का कारण। मेंडल ने अपने प्रयोग में गणितीय गणनाएं की थी जो उस समय के वैज्ञानिकों की समझ से बाहर था। यानी मेंडल की असफलता का दूसरा कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में गणितीय गणनाएं की थी। कैसी गणनाएं की थी? गणितीय गणनाएं की थी जो उस समय के वैज्ञानिकों की समझ से बाहर थी। जो उस समय के वैज्ञानिक थे मेंडल की गणनाओं को नहीं समझ पाए और मेंडल के नियमों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस कारण मेंडल की असफलता का ये क्या था? दूसरा कारण था। मेंडल की असफलता का तीसरा कारण देखिए, उस समय सभी लोगों का ध्यान डार्विनवाद पर टिका हुआ था। यानी उस समय जितने भी लोग थे उन सभी लोगों का ध्यान डार्विनवाद पर टिका हुआ था। उस समय जो डार्विन थे एक महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में आते थे और उस समय जो डार्विन कह देता था लोग क्या करते थे? उसी को सही मानते थे। तो मेंडल ने कहा कि ऐसा ऐसा होता है, तो लोगों ने कहा नहीं, उस समय जो डार्विन की थ्योरी थी वो ही काम करती थी। उस समय डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी प्रकृति के अंदर वे लोग ही जीवित रह सकते हैं या रहेंगे जो क्या करेंगे? प्रकृति के योग्य होंगे, यानी खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल लेंगे। तो ये थे मेंडल की असफलता के कारण। देखिए कौन कौन से कारण थे। पहला, मेंडल के नियम उच्च स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित नहीं हो पाए। ये था मेंडल की असफलता का पहला कारण। मेंडल की असफलता का दूसरा कारण कि मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या की थी? गणितीय गणनाएं की थी जो कि उस समय के वैज्ञानिकों की समझ से बाहर था। तीसरा, उस समय सभी लोगों का ध्यान डार्विनवाद पर टिका हुआ था, मेंडल के नियमों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये थे मेंडल की असफलता के कारण। यहां तक हमने विस्तार से देख लिया मेंडल आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी जो लक्षण है, मेंडल का जो जीवन परिचय है और मेंडल की असफलता के कारण हमने विस्तार से देख लिए हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।